कहानी के शुरुआत में हमें एक आदमी रेल की पटरी के पास रास्ते पर सोता हुआ दिखाई देता है। ये आदमी एक जापानी सामुराई है जिसका नाम शिरोशी ओडा है। अचानक एक लड़की आकर उसे नींद से जगाती है। ओडा उस लड़की के चेहरे और कपड़ों को देखकर ही उसे पहचान लेता है। इस लड़की का नाम बक्सून है जो इस शहर की एक खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। दरअसल ये लड़की यहाँ उसे मारने आई है। तब ओडा हैरान होकर पूछता है कि तुम चाहती तो मुझे सोते हुए ही मार सकती थी, लेकिन तुमने मुझे जगाया क्यों? तब बक्सून कहती है कि उसकी बेटी ने उसे सिखाया है कि इस बेरहम दुनिया में लोगों के साथ फेयर होना चाहिए, इसलिए वो उसे फेयर फाइट करने का एक चांस देना चाहती है। इसके बाद बक्सून उसकी तरफ एक सामुराई तलवार फेंकती है और खुद अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी उठा लेती है। फिर उनके बीच शुरू होती है एक भयानक फाइट। इस जबरदस्त लड़ाई में कोई किसी से कम नहीं था, लेकिन एक माहिर सामुराई होने की वजह से ओडा उसे थोड़ी ही देर में काबू कर लेता है। तब बक्सून मन ही मन सोचती है कि इस आदमी को फाइट में हराना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए वो हथियार बदलने के लिए उससे थोड़ा वक्त मांगती है। जब ओडा उसे वक्त दे देता है तो वो दूर रखी अपनी वैनिटी के पास जाती है। इसके तुरंत बाद वो हाथ में पिस्टल उठा लेती है और उसके सीने पर गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। यानी फेयर फाइट को ठेंगा दिखाकर उसने एक किलर की तरह ही काम तमाम कर दिया। इसके बाद सुपरमार्केट से कुछ शॉपिंग करके वो अपने घर वापस आती है। घर आकर उसे अपनी बेटी के कपड़ों में सिगरेट का पैकेट मिलता है। तब उसे अपने पास्ट की एक याद आ जाती है। बहुत साल पहले उसके पिता को भी इसी तरह उसकी सिगरेट पीने की बात पता चली थी। तब सजा के तौर पर उसके पिता ने उसे सिगरेट चबाकर खाने को कहा था। यानी बचपन से ही वो एक निर्दयी माहौल में बड़ी हुई है। इसी वजह से बड़े होने के बाद उसके मन में कोई दया माया नहीं बची। ठीक इसी कारण इंसान मारते वक्त उसके हाथ बिल्कुल नहीं कांपते। हालांकि उसकी बेटी जे यांग ये नहीं जानती कि उसकी माँ एक पक्की किलर है। वो सिगरेट पीने के लिए अपनी माँ से सॉरी बोलती है। अगले दिन बक्सून अपनी बेटी के स्कूल में एक पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करती है। वहाँ सब उससे पूछते हैं कि वो असल में करती क्या है। जवाब में बक्सून बताती है कि वो एक इवेंट प्लानर है, लेकिन वो किस तरह के इवेंट प्लान करती है ये तो आपने शुरू में ही देख लिया। मीटिंग खत्म होने के बाद बेटी को घर छोड़कर वो एक बार में ड्रिंक्स के लिए जाती है। वहाँ उसके जैसे और भी कई किलर्स मौजूद थे। वो सब उसी के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि कल उसने जो मर्डर किया था वो अब देश की ब्रेकिंग न्यूज बन चुका है। सब उसकी सक्सेस और पेमेंट देखकर काफी जेलस थे। वो जिस कंपनी में काम करती है उसके मालिक का नाम MK है जो उसे बहुत पसंद करता है, क्योंकि बक्सून इस तरह से मर्डर करती है कि पुलिस कभी कोई सुराग ढूंढ ही नहीं पाती। ये किलर्स उस कंपनी में उसी की तरह कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पर काम करते हैं। कंपनी के बॉस MK ने उनके लिए कुछ रूल्स सेट कर रखे हैं। उसी के नाम पर इस कंपनी का नाम MK पड़ा है। इस कंपनी में उसके बनाए हुए 3 खास रूल्स हैं। इनमें से पहला रूल ये है कि वे किसी भी अंडरएज टीनेजर का खून नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्हें सिर्फ कंपनी के दिए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स पर ही काम करना होगा। शुरू में तो सबने ये रूल्स मान लिए थे, लेकिन बाद में कुछ किलर्स इससे चिढ़ने लगे। उन्हें लगने लगा कि MK ने उन्हें हमेशा डोमिनेट करने के लिए ये रूल्स बनाए हैं। उस बार में बैठकर वे इसी बारे में चर्चा कर रहे थे। उनमें से यूनसुक नाम का किलर इस बात से काफी नाखुश था। इसके अलावा कई लोग किलर्स को A, B, C, D जैसी कैटेगरीज में बांटने के भी खिलाफ थे, लेकिन बक्सून काफी वक्त से A कैटेगरी की किलर है। वो यूनसुक से कहती है कि अगर किसी के पास असली स्किल हो तो उसके लिए ये काम बाएं हाथ का खेल है। सिर्फ कमजोर और अनस्किल्ड लोग ही शिकायतें करते हैं। तब यूनसुक कहता है, क्या तुम मुझे नूब कहना चाह रही हो? जवाब में बक्सून उसे कहती है कि अगर वो इतना ही स्किल्ड है तो उसे एक खून से सनी हुई छुरी भेजकर दिखाए। ये बात सुनकर वो बार से बाहर निकल आता है। यूनसुक तब बूढ़े बारटेंडर से पूछता है कि आखिर इस खून से सनी छुरी का मतलब क्या है। तब बारटेंडर उसे बताता है कि ये छुरी भेजने का मतलब है किसी को फाइट के लिए चैलेंज देना, और इस चैलेंज से सिर्फ एक ही शख्स जिंदा वापस लौट सकता है। इधर जब बक्सून बार से बाहर निकलती है तो कुछ लोग उसे टीज करने लगते हैं। बक्सून भी उन्हें गाली दे देती है, जिससे वे लोग उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड हीसांग आ जाता है। वो अकेले ही उन सबको मारकर कचूमर निकाल देता है। हीसांग इसी कंपनी का एक और किलर है। उसके और बक्सून के बीच काफी रोमांटिक रिश्ता है। वो चाहता है कि बक्सून ये कंपनी छोड़कर अपनी खुद की एक किलर कंपनी खोल ले, क्योंकि MK के अंडर काम करते करते अब वो ऊब चुका है। उसे डर है कि MK उन्हें किसी भी वक्त खत्म कर सकता है। लेकिन बक्सून MK की बहुत इज्जत करती है, क्योंकि उसी की वजह से वो आज इस मुकाम तक पहुंच पाई है। हालांकि कुछ ही दिनों में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। तब शायद वो कंपनी छोड़ने के बारे में सोचे। ऐसा कहकर वो हीसांग से विदा लेती है। इसके बाद हम जेयांग को उसकी स्कूल की एक सहेली के साथ देखते हैं और इस लड़की से जेयांग प्यार करती है। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि जेयांग असल में एक समलैंगिक है। खैर, उन्होंने अपना यह रिश्ता सबसे छिपा कर रखा था। जब वे कैंपस में बैठकर सिगरेट पी रही थी तभी वहाँ अचानक 3 लड़के आ जाते हैं। ये लड़के जेयांग और उसकी सहेली का मजाक उड़ाने लगते हैं। जब जेयांग की सहेली वहाँ से जाने लगती है तो चोल नाम का लड़का उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है, लेकिन जेयांग उसे घास न डालते हुए अच्छे से जलील करती है और वहाँ से चली जाती है। यह बेइज्जती देखकर चोल के दोस्त उसे और चिढ़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से वह गुस्से में बुरी तरह फटने लगता है। अगले सीन में जेयांग अपनी माँ के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है। उसी वक्त उसके फोन पर उसकी सहेली के लगातार मैसेज आने लगते हैं। जब बक्सून ये नोटिस करती है तो वह उससे पूछती है कि क्या तुम किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में हो। जवाब में जेयांग बताती है कि उसकी सहेली उससे कल की स्पीच के बारे में मैसेज कर रही है। स्कूल के एक सेमिनार में उसे एक पहेली सुलझानी है, जहाँ उसे कहानी में हुए मर्डर्स के पीछे के असली कातिल को चुनना है। उन किरदारों में सिर्फ एक ही फीमेल कैरेक्टर थी, इसलिए जेयांग कहती है कि उसे लगता है खूनी कोई लड़का ही होगा, क्योंकि एक लड़की के लिए खून करना इतना आसान नहीं होता। उसकी यह बात सुनकर बक्सून के मन में गिल्ट होने लगता है, क्योंकि जेयांग को तो पता ही नहीं है कि उसकी माँ किस लेवल की खतरनाक किलर है। खैर, अगले दिन बक्सून अपने ऑफिस जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात कंपनी के बॉस MK की बहन मिन्हो से होती है। यह लड़की मन ही मन बक्सून से बहुत नफरत करती थी, लेकिन ऊपर ऊपर से ऐसा दिखाती थी जैसे वो उसे बहुत पसंद करती हो। असल में कंपनी में उसकी खुद की तुलना में बक्सून की ज्यादा पॉपुलैरिटी उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। इधर अगले सीन में हम एक दूसरी लड़की को एक लड़के के साथ फाइट करते हुए देखते हैं। ये लड़की एक बेहतरीन फाइटर थी और इस उम्र में भी उसके फाइटिंग स्किल्स एकदम टॉप नॉच थे। इतनी यंग होने के बावजूद उसने उस लड़के को मार मार कर भरता बना दिया। बाद में पता चलता है कि कंपनी ने इस लड़की को अपने नए किलर के तौर पर हायर किया है। दरअसल यहाँ उनके बीच एक शो ऑफ फाइट हो रही थी। इसके बाद जब बक्सून और मिन्हो वहाँ पहुंचते हैं तो सब बक्सून का स्वागत करने लगते हैं। सबके लिए बक्सून ही सबसे खतरनाक और सीनियर किलर थी। यह देखकर मिन्हो को जलन होने
होने लगती है। इसलिए वह सबसे पहले किम नाम की इस नई लड़की को इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि यह लड़की फ्यूचर में हमारी सबसे बड़ी फाइटर बनने वाली है। बक्सून भी उसे अप्रिशिएट करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी मिन्हो उसे उकसाते हुए कहती है, मुझे पता है कि तुम इस लड़की की उम्र में इतनी अच्छी फाइटर नहीं थी। यह सुनकर बक्सून ठिठक जाती है। मिन्हो ने उसके ईगो पर चोट की थी और एक तरह से उसे चैलेंज दे दिया था। बक्सून के लिए इस लड़की के साथ अपनी तुलना सुनना एक अपमान जैसा था, इसलिए वह खुद को बेहतर साबित करने के लिए लड़की को फाइट का चैलेंज दे देती है। किम भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और उनके बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू होती है। शुरुआत में किम फिजिकल फाइट में बक्सून को कई बार छक्काने की कोशिश करती है, लेकिन बक्सून उसके हर वार को हंसते खेलते बेकार कर देती है। इसके बाद उनके बीच नाइफ फाइट शुरू होती है। बक्सून यहाँ अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस का ऐसा नमूना दिखाती है कि आखिर में फेक चाकू किम के गले पर टिकाकर वह साबित कर देती है कि असली लड़ाई में उसके आसपास भी कोई नहीं है। सब समझ जाते हैं कि इस उम्र में भी बक्सून को टक्कर देना किसी के बस की बात नहीं। मिन्हो उसे सबके सामने नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन उसकी यह कोशिश भी धरी की धरी रह गई। इन सबके बाद बक्सून सीधे ऑफिस में एमके से मिलने जाती है। मिन्हो भले ही उसे नापसंद करती हो, लेकिन एमके के लिए बक्सून उसकी सबसे पसंदीदा किलर थी। वह बक्सून से कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की बात करता है क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही खत्म होने वाला है, मगर बक्सून कहती है कि अब उसकी जगह किसी नए को मौका मिलना चाहिए। खासकर ही सांग जैसे किलर्स इस कैटेगरी और पोजीशन को डिजर्व करते हैं। साथ ही उसकी बेटी अब बड़ी हो रही है तो उसे उस पर ध्यान भी देना है। चूंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ था, इसलिए एमके उसे एक आखिरी मिशन देता है। वह बक्सून के सामने 2 लिफाफे रखता है और उसे कोई एक चुनने को कहता है। एक मर्डर देश के बाहर करना था और दूसरा देश के अंदर। बक्सून अपनी बेटी को छोड़कर कहीं दूर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह देश के अंदर वाला मिशन चुनती है। लिफाफा खोलने पर उसे पता चलता है कि उसका शिकार एक यंग लड़का है। एमके उसे साफ करता है कि लड़का यंग है पर अंडरेज नहीं है। उसे यह खून इस तरह करना है कि यह एक सुसाइड लगे। वहीं दूसरे लिफाफे वाला मिशन रूस में था। रूस में एक बार के अंदर कुछ माफिया गैंगस्टर्स को खत्म करके आना था। अब चूंकि कंपनी के सभी टॉप किलर्स छुट्टी पर थे तो एमके खुद इस मिशन की जिम्मेदारी ले लेता है। यह सब जानने के बाद बक्सून के पास अचानक उसकी बेटी के स्कूल से एक फोन आता है। फोन पर जो बताया गया उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि उसकी बेटी ने स्कूल में एक लड़के को कैंची घोंप दी है। यह सुनकर एमके हंसते हुए कहता है, तो तुम्हारी बेटी भी बिल्कुल तुम्हारी तरह बनने जा रही है ना? लेकिन बक्सून उसे एक तीखी नजर से देखती है और सावधान करती है कि वह दोबारा ऐसा कभी न कहे, क्योंकि अपनी बेटी को लेकर वह बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी। वह तुरंत स्कूल पहुंचती है और देखती है कि जे यांग ने असल में उसी चोल नाम के लड़के को स्टैब किया है। वहाँ उस लड़के की माँ मौजूद थी जो अपने बेटे की हालत देखकर लगातार चिल्ला रही थी। हैरानी की बात यह थी कि इस घटना के बाद जे यांग या चोल दोनों में से कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं था। आखिर में जे यांग को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया और कहा गया कि वह सब कुछ साफ साफ बताए, वरना उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। घर लौटते वक्त बक्सून बार बार उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, वह लड़का तो मरते मरते बचा है। तब जे यांग कहती है कि वह असल में उसे मार ही डालना चाहती थी। अपनी बेटी में अचानक ऐसी उग्रता देखकर बक्सून काफी फिक्रमंद हो जाती है। उसे याद आता है कि इस उम्र में वह खुद भी ऐसी ही थी, जिसने उसे बाद में एक रुथलेस किलर बना दिया। उसने अपना पहला खून सिर्फ 17 साल की उम्र में किया था। जे यांग को घर छोड़कर वह ही सांग से इस बारे में काफी देर बात करती है। ही सांग उसे समझाता है कि शायद जे यांग की लाइफ में एक पिता की कमी है। दूसरी तरफ एमके कुछ दूसरी कंपनियों के बॉस और एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर से मिलता है। पिछले कुछ दिनों से शहर में ऐसे मर्डर्स हो रहे थे जिनका कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी ने नहीं दिया था। यहाँ तक कि एमके को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। सबको शक था कि कोई एम्प्लॉय कंपनी के रूल्स के बाहर जाकर ये काम कर रहा है। एमके वादा करता है कि अगर उसकी कंपनी का कोई बंदा इसमें शामिल हुआ तो वह उसे कड़ी सजा देगा। मीटिंग के बाद एमके अपनी बहन के साथ वापस आता है। वह अब भी बक्सून के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू न करने को लेकर परेशान था। फिर वह सीधे एयरपोर्ट निकलता है क्योंकि उसे अपने रूसी मिशन पर जाना था। वहाँ से वह बक्सून को फोन करके उसकी बेटी का हाल पूछता है। बक्सून उसे बताती है कि उसकी बेटी कुछ बोल नहीं रही, पर उसका चेहरा देखकर लग रहा है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। फोन कॉल खत्म करके एमके रूस के लिए रवाना हो जाता है और बक्सून अपने मिशन की तैयारी शुरू कर देती है। तैयारी पूरी होने के बाद वह उस लड़के को मारने पहुंचती है। उसके साथ नई किलर किम भी थी। जब किम उस लड़के की हाथ की नस काटने जाती है तो बक्सून नोटिस करती है कि लड़का बाएं हाथ से काम करने वाला है। वह खुद उसके हाथ पर कट लगाने जाती है, लेकिन तभी कमरे में लगी एक फोटो पर उसकी नजर पड़ती है और वह सन्न रह जाती है। ये लड़का उसी सेनेटर का बेटा था जिस पर रिश्वत देकर अपने बेटे का नामी स्कूल में एडमिशन कराने का आरोप लगा था। वो सेनेटर अब प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा था। तभी बक्सून अचानक अपने साथ लाए सुसाइड नोट को पढ़ती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वो सेनेटर खुद अपने बेटे को मरवाना चाहता है ताकि बेटे की मौत से पब्लिक की हमदर्दी बटोर सके और चुनाव जीत सके। बक्सून उस मासूम लड़के को न मारने का फैसला करती है। ठीक उसी वक्त उसकी जेब में फोन बजता है। वो फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से जे यांग उससे अपने बर्ताव के लिए सॉरी कहती है। वो बताती है कि वो घर पर अपनी माँ का इंतजार कर रही है क्योंकि आज उसे कुछ जरूरी बात कहनी है। बक्सून उसे डिनर तैयार रखने और इंतजार करने को कहती है। इधर एम के खुद रशियन बार में बैठकर ड्रिंक्स कर रहा था। वहाँ मौजूद रशियन माफियाओं को वो कुछ ही देर में मौत के घाट उतारने वाला था। तभी बक्सून का फोन आता है और वो बताती है कि उसने अपना मिशन फेल कर दिया है। ये सुनकर एमके को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो बक्सून से कहता है कि मुझे पता है तुमने मिशन फेल नहीं किया, बल्कि तुमने उस लड़के को छोड़ दिया है क्योंकि उसका बाप ही उसे मारना चाहता था। लेकिन बक्सून की सिखाई हुई बात पर चलते हुए किम भी झूठ बोल देती है कि उसने लड़के को ठीक से बेहोश नहीं किया था, इसलिए वो बीच में ही जाग गया और मिशन फेल हो गया। इसी बीच रशियन माफिया बार में आ जाते हैं और एमके अपना फोन चालू रखकर ही फाइट शुरू कर देता है। वो पिस्तौल और चाकू से एक एक करके माफियाओं को ऊपर पहुंचाना शुरू करता है। उसकी फाइटिंग स्टाइल से साफ था कि वो भी बक्सून की तरह ही एक खतरनाक किलर है। फोन लाउडस्पीकर पर था, इसलिए बक्सून उससे बात करती रहती है। वो शर्त रखती है कि उसका फेल किया हुआ मिशन अब कोई और पूरा नहीं करेगा, यानी उस लड़के को अब कोई नहीं मारेगा। अगर एमके यह मान लेता है तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए तैयार है। इसी दौरान रशियन माफिया एक साथ एमके पर हमला करते हैं और वो एक तरफ गिर जाता है, पर वो फिर से खड़ा होता है और खूंखार अंदाज में बाकी बचे लोगों को खत्म कर देता है। वो बक्सून से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मान लेता हूँ, लेकिन अब तुम मेरे लिए कितने दिन और काम करोगी ये सिर्फ मैं तय करूंगा। बक्सून उसकी बात
बात मानकर घर लौट आती है। इधर एम के अपनी बहन मिन्हो को फोन करके बक्सून के फेलियर के बारे में बताता है। मिन्हो भी दावे के साथ कहती है कि बक्सून ने जानबूझकर उसे नहीं मारा, फिर भी एम के उसे कंपनी में रख रहा है। ये देखकर मिन्हो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो कोई नहीं जानता। बक्सून के पिता एक पुलिस ऑफिसर थे। सालों पहले जब एम के एक मामूली किलर था, तब उसे बक्सून के पिता को मारने का मिशन दिया गया था। जब एम के उसे मारने जाता है, ठीक उसी पल बक्सून भी वहां आ जाती है। एम के उसे भी मारना चाहता था क्योंकि वह कोई चश्मदीद नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन बक्सून की उम्र 18 साल से कम होने की वजह से वह उसे नहीं मार पाता। मगर उसे हैरान करते हुए बक्सून खुद ही अपने पिता को मार डालती है, क्योंकि बचपन से ही उसके पिता उस पर बहुत जुल्म करते थे। पिता के प्रति नफरत इतनी थी कि बक्सून ने खुद उन्हें खत्म कर दिया। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, यानी यही वह उसका पहला खून था जिसका जिक्र उसने ही सांग से किया था। इतनी कम उम्र में बक्सून का ऐसा जिगरा और हिम्मत देखकर एम के उसे अपने साथ ले आता है। इसके बाद कड़ी ट्रेनिंग देकर उसने बक्सून को अपने जैसा ही एक खतरनाक किलर बना दिया, और जब एम के ने अपनी कंपनी खोली तो उसने बक्सून को टॉप किलर की पोजीशन दी। उनका रिश्ता इतना पुराना और गहरा है कि एम के चाहकर भी उसे काम से नहीं निकाल सकता। इधर जब बक्सून घर पहुंचती है तो जे यांग उसे सब सच बता देती है। वो बताती है कि चोल नाम के उस लड़के ने छिपकर उसके कुछ पर्सनल पलों की फोटो खींच ली थी। अब वो जे यांग को उसके समलैंगिक होने की बात पर ब्लैकमेल कर रहा था। उसने धमकी दी थी कि अगर वो उसके साथ 1 महीना तक डेट नहीं करेगी तो वो फोटो लीक कर देगा। इसी वजह से जे यांग ने गुस्से में आकर उसे स्टैब कर दिया था। ये सब सुनकर बक्सून काफी उलझन में पड़ जाती है, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी ऐसी होगी। इसी बीच उनके घर के दरवाजे पर किम दस्तक देती है। बक्सून बाहर आकर उसे डांटती है कि क्या तुम मरना चाहती हो, यहाँ क्यों आई हो। तब किम बताती है कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया है, जबकि उसने तो बस बक्सून की बात मानी थी। बक्सून तब जे यांग को घर पर छोड़कर किम को उसी असेसिन बार में ले आती है। वो किम से वादा करती है कि वह एमके से उसके लिए बात करेगी। तभी वहाँ बार में कुछ और किलर्स आ पहुंचते हैं, जिनमें ही सांग भी शामिल था। इनमें से कुछ लोग दूसरी कंपनियों के लिए काम करते थे। उनसे बक्सून को पता चलता है कि ही सांग को कंपनी में एक कैटेगरी में प्रमोशन मिल गया है। फिर अचानक न्यूज में उस सेनेटर के बेटे की मौत की खबर आती है। न्यूज में बताया जाता है कि लड़के ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया है, और सेनेटर इस मौके का फायदा उठाकर विपक्षी पार्टी पर इल्जाम लगा रहा है। बारटेंडर के हाव भाव देखकर बक्सून समझ जाती है कि उस लड़के को ही सांग ने ही मारा है, और इसी काम की वजह से उसे प्रमोशन मिला है। यह जानकर बक्सून को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह उस लड़के को बचाना चाहती थी। लेकिन ही सांग उसकी परवाह न करते हुए मिन्हो का फोन उठाता है और उसके कहने पर फोन को लाउड स्पीकर पर डाल देता है। मिन्हो ने ही सांग को उस लड़के को मारने का ऑर्डर दिया था, लेकिन जब बाद में एमके को यह बात पता चली तो वह बुरी तरह भड़क गया। उसने गुस्से में मिन्हो का गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश की, क्योंकि वह जानता था कि बक्सून को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, और उसे गुस्सा दिलाने का मतलब था अपनी मौत के वारंट पर साइन करना। सिर्फ अपनी बहन होने की वजह से एमके ने मिन्हो को छोड़ दिया, वरना आज उसका काम तमाम था। लेकिन इतनी बड़ी चेतावनी के बाद भी मिन्हो को अक्ल नहीं आई। उसने लाउडस्पीकर पर बार में मौजूद सभी किलर्स से कहा, हमारी कंपनी की एक एम्प्लॉय ने रूल्स तोड़े हैं, अगर तुम लोग उसे खत्म कर दो तो तुम सबको कंपनी में एक एक पक्की पोजीशन दी जाएगी। इसका मतलब साफ था कि वह किससे मारने की बात कर रही थी। मिन्हो की बात खत्म होते ही बक्सून के गले में रस्सी का फंदा पड़ गया, जो वहाँ के बुढ़े बारटेंडर ने लगाया था। मगर बक्सून बहुत ही फुर्ती से खुद को छुड़ा लेती है। इसके बाद कंपनी में प्रमोशन के लालच में सब के सब एक साथ बक्सून पर टूट पड़ते हैं। यहाँ तक कि ही सांग भी, जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बक्सून अपनी खूंखार स्टाइल में चाकू चलाकर सबको घायल करना शुरू कर देती है। भले ही वे लोग मिलकर उसे थोड़ी चोट पहुंचा देते हैं, लेकिन एक एक करके वे सब उसके हाथों मारे जाते हैं। बक्सून अकेले ही उन सबको मौत की नींद सुला देती है। उसकी चाकू चलाने की कला ऐसी थी कि बड़े बड़े सामुराई भी फेल हो जाएं। आखिर में सिर्फ ही सांग, किम और 2 और किलर्स बचते हैं। इनमें से सिर्फ किम ही ऐसी थी जिसने बक्सून पर हमला नहीं किया था। अब किम भी बक्सून का साथ देती है और दोनों मिलकर ही सांग के अलावा बाकी सबको खत्म कर देती है। अब बारी थी ही सांग की, जो अपनी पूरी ताकत लगाकर बक्सून पर हमला करता है, मगर वह बक्सून का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उल्टा बक्सून उसके हाथ पैरों पर इस तरह चाकू मारती है कि उसे जबरदस्त ब्लीडिंग होने लगती है। ही सांग समझ जाता है कि अब उसका अंत करीब है। वह हमला करना बंद कर देता है और कहता है, मैं वाकई तुम्हें पसंद करता था, लेकिन मैंने कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के बाहर जाकर कुछ मर्डर्स किए थे जिन्हें मिन्हो ने पकड़ लिया। यानी जिस अननोन किलर को सब ढूंढ रहे थे वह खुद ही सांग ही था। अब कंपनी के रूल्स तोड़ने की सजा के बदले मिन्हो ने उसे बक्सून को खत्म करने को कहा था, और ही सांग ने अपनी जान बचाने के लिए उस पर हमला किया। मौत को सामने देख ही सांग बक्सून से कहता है, मेरे पिता का ख्याल रखना। बक्सून उसे यह वादा देती है और उसके सीने में गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। वह इतनी बेरहम है कि अगर कोई उसे जरा सी खरोंच भी दे तो वह उसे माफ नहीं करती। सबको खत्म करने के बाद वह कुछ लोगों को बुलाकर लाशें हटवाने को कहती है। जैसे ही वह बार के बाहर आती है, एम के अचानक आकर उसका गला दबा लेता है। उसे लगा कि बक्सून ने किसी छोटी मोटी बहस की वजह से सबको मार दिया है। उसी वक्त जे यांग का फोन बक्सून को आ रहा था, लेकिन एम के उस फोन को अपने पैर से कुचल देता है। तभी किम आकर उसे सच बताती है कि मिन्हो के कहने पर सबने बक्सून पर हमला किया था, इसलिए खुद को बचाने के लिए बक्सून के पास और कोई रास्ता नहीं था। यह सुनकर एम के थोड़ा शांत होता है और उसे छोड़ देता है। इसके बाद बक्सून उसे कहती है, तुम्हारी बहन से जल्द ही मेरी मुलाकात होगी, लेकिन एम के उसे साफ कर देता है कि वह मिन्हो का कुछ नहीं भड़क सकती। इसके अलावा दूसरी कंपनियां अपने किलर्स की मौत के लिए बक्सून की जान लेना चाहेंगी, इसलिए अगर वह चैन से जीना चाहती है तो उसे मिन्हो के पास जाकर चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देने चाहिए। एमके की यह बात सुनकर बक्सून कहती है कि वह तो बाकी सबको सच समझा देगी, पर एमके मिन्हो को उसके हाथों से कैसे बचाएगा। तब एमके जवाब देता है कि अगर बक्सून मिन्हो को मारने आई तो उसे यहीं मार देना ही सही होगा। यह कहते ही दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। बक्सून पहले से ही काफी घायल थी और सामने एमके जैसा टॉप फाइटर था, इसलिए दोनों में से कोई भी एक दूसरे को काबू नहीं कर पाता। अचानक वे अपनी फाइट रोक देते हैं और बक्सून अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचकर वह देखती है कि जे यांग उसके लिए बहुत फिक्रमंद थी। ऊपर से वह पहले से ही दुखी थी, क्योंकि उसकी सहेली के साथ उसका रिश्ता टूट चुका था। तब बक्सून उसे समझाती है कि आज से तुम जैसी हो वैसी ही रहोगी, तुम्हें किसी से कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने कोई गलती नहीं की है। माँ की बातें सुनकर जे यांग थोड़ी शांत होती। तभी वह अचानक पूछती है, माँ क्या तुम CIA के लिए काम करती हो? क्योंकि मैंने एक दिन तुम्हारे बैग में पिस्तौल और नकली
पासपोर्ट देखा था। यह सुनकर बक्सून की धड़कनें जैसे रुक सी जाती हैं। वह शांति से कहती है कि मैं तुम्हें इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगी। जे यांग को लगता है कि उसकी माँ वाकई कोई सीक्रेट एजेंट है, पर अपनी बेटी के सामने इस तरह पकड़े जाने से बक्सून अंदर से काफी टूट गई थी। इधर दूसरी कंपनियों के बॉसेस एक मीटिंग बुलाते हैं। वे एमके से बार में हुए उन मर्डर्स के बारे में सख्ती से सवाल करते हैं। उन्हें शक था कि एमके ने साजिश रचकर बक्सून के जरिए यह सब करवाया है, लेकिन एमके ने पहले ही एक प्लान तैयार कर रखा था। वह उनसे कहता है कि ही सांग ने कंपनी के रूल्स तोड़कर कुछ मर्डर्स किए थे, इसलिए उसने बक्सून को उसे सजा देने के लिए भेजा था। पर ही सांग के दोस्तों ने उसे बचाने के लिए बक्सून पर हमला कर दिया, यानी वह उन मरे हुए लोगों को ही सांग का दोस्त बता देता है। तब बाकी बॉसेस पूछते हैं कि वह लड़की कहाँ है जिसने यह सब देखा था। वे किम को गवाह के तौर पर पेश करना चाहते थे, लेकिन उसी रात बक्सून के जाने के बाद एमके ने किम को मार दिया था, क्योंकि वह जान गई थी कि इस पूरी साजिश के पीछे एमके की बहन का हाथ है। तब एमके बताता है कि उस रात के बाद से उसे कहीं ढूंढा नहीं जा सका है। यह सुनकर बाकी कंपनियों के बॉसेस उस पर और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। वे कहने लगते हैं कि एमके अपने ही रूल्स तोड़ रहा है और मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। तभी एमके अचानक उनमें से एक पर हमला कर देता है, क्योंकि वह शख्स काफी देर से उसे उकसा रहा था। उसे इतने हिंसक अवतार में देखकर बाकी सबकी बोलती बंद हो जाती है और वे तुरंत मीटिंग खत्म करके वहां से चले जाते हैं। इधर बक्सून अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के बजाय कुछ ऐसा कर देती है जिसे देख सबके होश उड़ जाते हैं। वह मिन्हो का गला काटकर वहां खून से सनी हुई छुरी छोड़ आती है। इसके बाद वह ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि वह एमके का इंतजार करे, यानी उसने साफ तौर पर पुराने अंदाज में फाइट टू डेथ का चैलेंज दे दिया था। जब एमके अपने ऑफिस लौटता है और मिन्हो को इस हालत में देखता है तो वह बिना कोई रिएक्शन दिए एकदम शांत रहता है। वह बक्सून का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए उसे फोन करता है, लेकिन बक्सून अपना फोन घर पर ही भूल गई थी, इसलिए जे यांग कॉल रिसीव करती है। एमके उससे कहता है कि जब बक्सून आए तो उसे बता देना कि एमके का फोन आया था। रात को जब सब सो जाते हैं तो बक्सून अपनी आखिरी लड़ाई के लिए निकल पड़ती है। वह जानती थी कि शायद आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, फिर भी वह शांत रहकर गाड़ी ड्राइव करते हुए एमके के ऑफिस पहुंचती है। वहां एमके पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। एमके उसे ड्रिंक्स ऑफर करता है, लेकिन बक्सून उसे इग्नोर कर खुद ही अपनी ड्रिंक लेती है। उनके सामने टेबल पर कई तरह की छुरियां रखी थी, पर बक्सून अपने साथ एक तलवार लेकर आई थी। बातों बातों में अचानक वह एमके पर हमला कर देती है। हैरान करने वाली बात यह थी कि एमके खुद को बचाने की कोई कोशिश नहीं करता। बक्सून उसकी कोख में तलवार उतार देती है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देती है, पर इसके बाद वह खुद भी बहुत उदास हो जाती है। तब उसे पता चलता है कि एमके असल में उसे मन ही मन बहुत प्यार करता था, पर कभी कह नहीं पाया। एमके कहता है, मैंने हमारी मौत के बारे में बहुत सोचा है, तुम्हारे बिना इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं, इसीलिए तुम्हारे हाथों मरना ही मेरे लिए सबसे बेहतर था। लेकिन इसके बाद एमके जो बात बताता है उससे बक्सून का दिल दहल जाता है। वह बताता है कि उनकी यह खूनी जंग जे यांग घर बैठे लाइव देख रही है। एमके ने बक्सून का असली चेहरा उसकी बेटी के सामने लाने का पूरा इंतजाम कर दिया था। एमके की मौत के बाद बक्सून पागलों की तरह घर भागती है। वह रास्ते भर दुआ करती रहती है कि काश जे यांग ने वह सब न देखा हो। जब वह घर पहुंचती है तो देखती है कि जे यांग बिस्तर पर सो रही है। यह देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। तभी जे यांग जाग जाती है। बक्सून उसके सामने बुत बनकर खड़ी थी, लेकिन जे यांग एकदम शांत दिख रही थी। बक्सून का चेहरा देखकर वह कहती है कि माँ शायद बहुत थक गई हैं और उन्हें आराम करना चाहिए। जे यांग को इतना नॉर्मल देखकर बक्सून समझ जाती है कि शायद उसने कुछ नहीं देखा और उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर जाता है। इसके एक हफ्ते बाद टीवी पर खबर आती है कि उस भ्रष्ट सेनेटर की लाश उसकी कार में मिली है। पुलिस इसे सुसाइड मान लेती है, पर आप तो समझ ही गए होंगे कि यह किसका काम है। इधर स्कूल से जे यांग को निकाल दिया जाता है, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल छोड़ने से पहले वह अपनी सहेली जो और उस लड़के चोल को ठंडे दिमाग से जान से मारने की धमकी देकर आती है, यानी उसके अंदर भी बक्सून जैसा ही एक किरदार बड़ा हो रहा है। शायद एक दिन वह अपनी माँ की सच्चाई जानकर उनका साथ दे, और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।